नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते एक खास मुद्दे के साथ हम आते हैं और इस मुद्दे पर हम 360 डिग्री आपके लिए पड़ताल लेकर आते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस विषय के हर पहलू को आपके सामने रखें, एक बेहतर जानकारी आपके सामने रखें, ताकि आपको पता चले कि आखिर उस मुद्दे से जुड़ी चिंताएं, संभावनाएं, ये सारी चीजें हैं क्या, और आखिर ये न्यूज ऑफ द वीक क्यों बना हुआ है। और आज ऐसे ही एक मुद्दे पर हम करेंगे खास विश्लेषण। दरअसल चीन ने एक ऐसे बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल चीन ने तिब्बत इलाके में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है, उसकी आधारशिला रख दी है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने यारलुंग सांगपो नदी पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह नदी तिब्बती पठार से निकलकर भारत और बांग्लादेश तक बहती है। इस परियोजना को इसलिए भी बड़ी चिंता के लिहाज से देखा जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से नीचे की ओर बहाव वाले इलाके यानी डाउनस्ट्रीम में भारत और बांग्लादेश के लोगों, लोकल जो तिब्बती आबादी है उसे और पर्यावरण पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नया बांध चीन को ब्रह्मपुत्र के फ्लो को कंट्रोल या मोड़ने की ताकत दे सकता है। यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और बांग्लादेश में जमुना के रूप में मिलती है। भारत में इसे सियांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और जिस तरह से हमने बताया कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है चीन का। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइज की। मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन नाम की इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 1.2 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 167 अरब डॉलर की है। इसके पूरा होने पर यह बांध चीन के थ्री गॉर्जेस डैम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बन जाएगा। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता ये थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना अधिक मानी जा रही है। इस परियोजना में 5 कास्केड हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। कास्केड का मतलब होता है कि जब किसी ऊंचाई से पानी को एक के बाद एक कई स्तरों पर गिराया जाता है ताकि लगातार बिजली बनाई जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ पावर जनरेशन के मकसद से बनाया गया बांध है या इसके पीछे चीन की कोई रणनीतिक या राजनीतिक मंशा छिपी हो सकती है। इसी पर आज करेंगे स्पॉटलाइट में हम खास चर्चा। और आज की हमारी इस चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अस्थाना सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमारे साथ नीरज सिंह मनहास हैं जो कि स्पेशल एडवाइजर फॉर साउथ एशिया पार्ले पॉलिसी इनिशिएटिव रिपब्लिक ऑफ कोरिया से हमारे कार्यक्रमों की पहले भी शोभा बढ़ा चुके हैं। तो नीरज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। तमाम डिटेल्स हमने सामने रख दी, तमाम बातें बता दी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या इसे वाकई चिंता की नजर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमने कम से कम कई मौकों पर ऐसा देखा है और हालिया उदाहरण शायद रेयर अर्थ से बड़ा नहीं है कि चीन कितनी बिग प्लानिंग करता है। उसकी मंशाएं जो हैं वो शुरुआती तौर पर जाहिर नहीं होती हैं। वो शायद एक कोर फोकस बड़े बता रहा हो पावर जनरेशन का, लेकिन इसे लेकर अगर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं तो वो क्या जायज है? जी प्रशांत, आपने बिल्कुल ही अहम एक क्वेश्चन रेज किया और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये चाइना का एक न्यू प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले भी जो इनके जो प्लानिंग कमीशन में जिनको 5 ईयर प्लान कहते हैं, ये जो अभी डैम जो एक न्यू चर्चा में आ रहा है, तो ये बेसिकली आई रिमेम्बर ये 24 दिसंबर को बेसिकली एक अनाउंसमेंट हुई थी मीडिया हाउसेस में और इसका जो एक डिस्कशन बताई जा रही थी कि एक न्यू डैम बनाया जाएगा मेडाउन काउंटी। आई स्टिल रिमेम्बर 24 दिसंबर को था और उस टाइम पे चीजें काफी मतलब धुंधली नजर आ रही थी क्योंकि इसका कोई ब्लूप्रिंट चाइना ने प्रेजेंट नहीं किया था।
तो सब लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि मीडिया में कि ये पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट सर्टेनली जब 14th 5 ईयर प्लान को अगर हम पढ़ेंगे चाइना के, उसमें भी स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है कि चाइना ये इस तरीके से डैम की जो प्लानिंग है वो पूरी की पूरी तैयार करेगा। और ये जो मेडोंग काउंटी डैम, जो कि इट्स मेडोंग काउंटी डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम ये कहलाएगा। और आपने भी इसके बारे में चर्चा करी कि थ्री गॉर्जेस डैम को भी ये पीछे छोड़ देगा, राइटली सेड अबाउट दैट। एंड इसके अंदर ये जो क्षमता, ये जो इसकी जो एनर्जी क्षमता है, ये कम से कम भी 60 गीगावाट की बताई जा रही है। और ये कम से कम एनुअल जो इसका आउटपुट रहेगा 300 बिलियन किलोवाट एनुअल आउटपुट ये क्रिएट करेगा। बेसिकली चाइना ये क्यों करना चाहता है, ये सवाल हमेशा कई लोगों के जहन में रहेगा। ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि चाइना को भी एक कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है। उनके देश ने भी एक प्रण ले लिया है कि अभी हमें कार्बन को छोड़ के एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ में जाना है बाय 2060। तो इसी तरीके से इंडिया ने भी देखा है कि इंडिया को भी क्योंकि पॉपुलेशन काफी बढ़ती जा रही है, और इस तरीके से इंडिया ने भी एक जो अपने एनडीसीज के जो गोल बनाए हुए हैं, उसमें भी इंडिया ने भी डिसाइड किया कि बाय 2070 हम भी एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से चाइना और इंडिया दोनों, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, दोनों इस तरीके की डेवलपमेंटल दौड़ में लगी हुई है। और इसी तरीके से चाइना को भी देखा जा रहा है। और चाइना का पहले भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें हम प्रशांत, उसमें भी ये देखा गया है कि चाइना के जो इंजीनियर्स है वो काफी ज्यादा मार्वलस हैं ऐसी टनल्स बनाने में या डैम्स बनाने में। आप इस थ्री गॉर्जेस डैम को ही देख लीजिए, जो कि अभी एट द मोमेंट यांगस्टे रिवर के ऊपर बेस्ड है। जब ये डैम बनाया गया था तब भी ये इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा था, लेकिन अभी इस मेडोंग काउंटी डैम के लिए भी काफी चर्चाएं ऐसी चल रही थी कि ये काफी सिस्मिक जोन में है, और यहाँ पे जो रास्ते और जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है जो इस एरिया की, काफी स्थिर नहीं है। तो किस तरीके से चीजें होंगी। लेकिन अब जिस तरीके से अनाउंसमेंट सामने आई है, और अब कंस्ट्रक्शन भी 19 जुलाई को जो प्रीमियर ली क्यांग ने अनाउंस किया कि अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के लिए। क्योंकि ये जब दिसंबर में न्यूज आई थी, एक यूनिलैटरल डिसीजन माना जा रहा था, क्योंकि डाउनस्ट्रीम कंट्रीज को बिल्कुल भी कंसिडरेशन में ना रखे। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो केस है यहाँ पे मिडल राइपेरियन कंट्री का है, और बांग्लादेश हमसे जो नीचे स्तर पे आती है उसको डाउनस्ट्रीम लोअर राइपेरियन कंट्री कहेंगे। तो दोनों कंट्री के कंसिडरेशन को यहाँ पे बिल्कुल भी देखा नहीं गया था, नजरअंदाज किया गया था। और उसी तरीके से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये देखते हुए जनवरी में काफी ज्यादा इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, और चाइना को बताया कि आप इस तरीके से यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते। क्योंकि पानी की जब हम स्टडीज करते हैं, इसमें हमेशा राइपेरियन कंट्रीज की एक कुछ ना कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होती है। हर जैसे अपर राइपेरियन कंट्रीज हैं, उनको इक्विटेबल वाटर शेयर करना पड़ेगा लोअर राइपेरियन कंट्रीज के साथ। वैसे ही मिडल राइपेरियन कंट्रीज को देखना है कि वो किस तरीके से बैलेंस कर पा रही हैं अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन के बीच में। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं रख के चाइना ने जो यूनिलैटरल डिसीजन लिया, बहुत ही ज्यादा बांग्लादेश और इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आ रहा था। लेकिन अभी ये देखना यही बाकी है कि ये $167 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, ये किस तरीके से कंप्लीट होगा और किस तरीके से चीजें आने वाले टाइम में कम होंगी। क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्की है यहाँ पे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के लिए। आपने खुद वाटर डाइवर्जन की बात करी, आपने बताया कि किस तरीके से वाटर डाइवर्ट हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे भी इस तरीके की ये टोपोग्राफी है जहाँ पे डीप 5 टनल्स बनाने की बात की जा रही है, जहां से वाटर को डाइवर्ट किया जा सकता है। क्योंकि चाइना का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप एक बार देखेंगे, उनकी मोस्टली जो पॉपुलेशन है उनकी अर्बन लोकैलिटी। इस चीज पे भी मैं आऊंगा, थोड़ा इसको भी हम समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा एडवांटेज है इस तरह के बांध का कहीं ना कहीं चाइना को। मेजर जनरल अस्थाना, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं ये कि क्या एक नई तरह की दुनिया है जहां पर अब आने वाले वक्त में वाटर वेपन या इस तरह की स्ट्रेटजी अब हमें देखने को मिलेगी, खासतौर पे चीन जैसे देश से? कम अगर वो इस्तेमाल ना करे, लेकिन उसका दबाव तो बना ही सकता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वाटर को हम मानते हैं कि ये ग्लोबल कॉमन है, लेकिन चीन इसको अपना स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है। और जहां तक इस डैम का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन पावर जनरेशन के लिए इस डैम को बना रहा है।
चीन का प्रॉमिस है कि ये रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट है, यानी कि पानी जो है वो वापस नदी में आ जाएगा, तो नीचे वाले देशों को पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन उस पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम औसत देखें चीन की, तो चीन में वर्ल्ड एवरेज जो है पर कैपिटा कंजम्पशन वाटर का, वो चीन में उस आधे से भी कम है। यानी कि चीन के पास में पानी की भीषण कमी है, और कभी भी वो पानी को डाइवर्ट कर सकता है अगर उसके पास कैपेसिटी है। अगर उसने इतनी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी बना ली, तो ये मानना ये भी पॉसिबल है कि वो एक वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट इसके साथ जोड़ के इस पानी को कहीं और भी ले जा सकता है। अब आती है बात की, कंसर्न तो है भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, लेकिन ये कितना बड़ा कंसर्न है इसका मैं विश्लेषण थोड़ा ध्यान से करूंगा। देखिए, जो ये यारलुंग सांगपो रिवर है, ये जब भारत में घुसती है तो ये सियांग रिवर के तौर पर आती है, और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसमें कई और ट्रिब्यूटरीज हैं, सियांग एक ट्रिब्यूटरी है। और भारत की जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसका तकरीबन 65 से 70% पानी जो है वो इंडिजिनस पानी है, यानी कि भारत की ही ट्रिब्यूटरी के साथ मिलता है, उससे बनता है। सियांग उसमें तकरीबन 30% पानी ऐड करता है। अब अगर ये रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट बनता है और पानी ऑटोमेटिकली आता है, तो पानी की कमी बहुत ज्यादा नहीं होगी। कंसर्न रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भारत में त्राही त्राही मच जाएगी, इतनी भयानक मुसीबत भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर रन ऑफ द मिल नहीं भी बनता है, फिर भी काफी पानी उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप हिसाब करें तो मैक्सिमम अगर पानी अगर वो रोक पाता है, तो 15 से 20% ब्रह्मपुत्रा के पानी के ऊपर ये फर्क पड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो पानी है, इसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि कभी जब हमें पानी की जरूरत नहीं है तो ज्यादा पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गई। जब हमें पानी की जरूरत है तो पानी रोक दिया, तो पानी की कमी हो गई। अब इन चीजों को रोकने के लिए और इसको थोड़ा इस असर को कम करने के लिए भारत सरकार भी अरुणाचल में कई सारे डैम बना रही है, और वो डैम जो हैं वो भी अपनी स्टोरेज करेंगे, ताकि जब होगा वो कि ये स्ट्रेटजी हमारी कितनी कारगर है, इस पे भी मैं समझूंगा। और फिर हमारे पास क्या क्या वो प्रतिक्रियाएं हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी के तहत ही सही, कूटनीति के तहत ही सही, एक दबाव बनाया जा सकता हो। चलिए नीरज, हमें ये बताइए कि ये जो एडवांटेज की बात की जा रही है, क्या ये एडवांटेज वाकई चीन के हक में ज्यादा है फिलहाल? और क्या ऐसी वजह है कि हम कई सारे मुद्दों पर ऐसा देख रहे हैं कि चीन को अब फर्क पड़ना जैसा बंद हो गया? जैसे आपने भी कहा कि जिनके भी स्टेक्स इसमें लगे हुए थे, भारत और बांग्लादेश, उनको कहीं ना कहीं इस पूरी बातचीत में या इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में कहीं उनसे राय मशवरा या उनसे किसी तरह की सहमति असहमति की परवाह नहीं की गई। जी, अगर ज्योग्राफिकल एडवांटेज की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एडवांटेज है चाइना को, क्योंकि चाइना का आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लीजिए, जो टिबेटियन प्लेट्यू है जहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, तो ये एक एलिवेशन ऑफ 4500 मीटर्स के ऊपर है, और जहाँ पे मोस्टली सारे के सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो सारे बेस्ड हैं, और वहीं से ये सारी की मेजर जो रिवर्स है साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में निकल के आती हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडस रिवर बेसिन को देख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा को देख लीजिए, गैंजिस को देख लीजिए, मेकॉन्ग को देख लीजिए। तो ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं ये लाइफ लाइन है इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए भी। तो डेफिनेटली जो भी एक कंट्री एक अपर राइपेरियन है वो दूसरी कंट्रीज के लिए, तो उसके लिए हमेशा ज्योग्राफिकल एक एडवांटेज तो रहेगा कि वो वाटर डाइवर्ट करें या वाटर को वहां पे स्टोर करें रिजर्वॉयर्स के थ्रू, जैसे कि चाइना थ्री गॉर्जेस डैम में भी कर रहा है। और मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि खाली डैम बनाना इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंटल इशू नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा इसके जो चैलेंजेस हैं वहाँ के इंडिजिनियस लोगों को बहुत ज्यादा आते हैं। और इसी तरीके से टिबेटियंस ने, जो कि लोकल इंडिजिनियस पीपल है जो तिब्बत में, उनको भी जब ये यांगस्टे डैम बनाया गया था जो अभी थ्री गॉर्जेस डैम है, वो लोग भी काफी ज्यादा, कम से कम भी 2 मिलियन जो लोग हैं वहां से इंडिजिनियस माइग्रेट हुए थे। और लोकल जो डाइवर्सिटी है, जो उसका जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हुआ था। क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एक डैम बनेगा वो हमेशा एक इकोलॉजिकल डिसएडवांटेज तो ऐड करेगा ही, लेकिन डेवलपमेंट के साथ वो डिसएडवांटेज भी आएगी। और ये एरिया जो मैंने आपको बताया ये सिस्मिक जोन है,
आपने यहाँ पे देखा होगा काफी ज्यादा अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, और ये जिसकी जो टोपोग्राफी ये अप टू द मार्क नहीं है। यहाँ पे लॉजिस्टिक पहुंचाना भी इटसेल्फ इज अ बहुत ही बड़ा टास्क है। तो उसी तरीके से जब ये डैम जो अनाउंस किया गया था दिसंबर 2024 में, उसी सिमिलरली 6 जनवरी को आपने देखा होगा कि तिब्बत में बहुत ही बड़ा एक अर्थक्वेक 7.5 मैग्नीट्यूड का आया था, जो कि एक इंडियन एलएसी बॉर्डर के तकरीबन 120 किलोमीटर के पास का एरिया ही था। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये डैम बनता है तो कल को कितनी डिसएडवांटेज भी इसकी हो सकती है। ये जस्ट एडवांटेज की बात नहीं है। और लोकल्स ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया है, तिब्बतियंस ने, लेकिन हमेशा आपको पता ही है कि पीआरसी किस तरीके से अपना प्रोपोगेंडा और एजेंडा चलाती है। इसकी वजह से लोग भी कई और सामने निकल के वाकई नहीं आ यही पाए। यही मैं कह रहा था कि उसे शायद अपने जो उसके एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं या उसके जो एम्बिशंस हैं उसमें कुछ भी हो जाए वो शायद परवाह नहीं करता। हम रेयर अर्थ के केस में भी जब चर्चा कर रहे थे तो ये हमने देखा था। मेजर अस्थाना, आप चर्चा कर रहे थे भारत की रणनीति की। क्या भारत की प्रतिक्रियाएं, भारत की रणनीति काफी हैं इस तरह की चिंताओं से टैकल करने के लिए? और मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त एक और बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली साहब जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर हैं चाइनीज स्टडीज से जेएनयू में। प्रोफेसर कोंडापल्ली, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अस्थाना, क्विक रिएक्शन, आपको लगता है कि हमारे रिएक्शन काफी हैं या हमें और ज्यादा एग्रेशन दिखाना होगा? और ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। ट्रीटी कोई है नहीं हमारी चीन के साथ, और ना ही चीन ट्रीटी में बंधना चाह रहा है। कुछ छोटे मोटे अरेंजमेंट हैं कि वो हाइड्रोलॉजिकल डाटा दें, लेकिन वो भी जब थोड़ी तनावट हो जाती है दोनों देशों में, तो उन्होंने डाटा देना भी बंद किया था। तो एक कोई बहुत बड़ा लीवरेज तो नहीं है, लेकिन उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाकर उस प्रभाव के जो दुष्परिणाम हैं उनको रोक पाएं। बैक टू यू। ये एग्रेशन बहुत मायने रखता है। मैं कोंडापल्ली सर आपके पास आऊंगा। ऐसी क्या स्थितियां बन रही हैं कि हमारी जो प्रतिक्रिया है या हमारा ऐतराज जो है वो चीन पर असर नहीं कर रहा है? मतलब ऐसे देखा जाए तो चीन पर तो खैर दुनिया की किसी बात का असर नहीं हो रहा है। रेयर अर्थ से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं था। किस तरह से उसने एग्रेशन से पूरी तरह से अब धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू किया है उस पर। हमें बताइए, आप इस पूरी स्थिति को देख कैसे रहे हैं? क्या ये चिंता है या आपको लगता है कि शायद इसको थोड़ा और वेट एंड वॉच वाले स्थिति में देखना होगा? कुछ 13 साल पहले, या 2011 में, जुलाई 2011 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में एक बयान दिया था। ये जो पानी के जो रिवर डाइवर्शन, रिवर डैम कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जब यारलुंग ज़ाम्पो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, जब ब्रह्मपुत्र पैदा होती है, उस जगह पर नमचा बरवा पर कुछ 60 बिलियन क्यूबिक मीटर का पानी भारत में पहुंचते हैं। उसके बाद जब ये ब्रह्मपुत्र मेघालय से बांग्लादेश से गुजरते हुए जाते हैं, उस समय कुछ 220 बिलियन क्यूबिक मीटर का पानी उसमें डिस्चार्ज करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम भारत के इलाका में कुल मिलाकर 150 बिलियन क्यूबिक मीटर का पानी है, तो हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और दाम बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो उनका बयान ये था कि चीन का कोई अभी हम रोक नहीं सकते, और कोई ट्रीटी नहीं बनाया लोअर राइपेरियन स्टेट से। बाकी और कुछ भी उन्होंने कहा, लेकिन ये जिस्ट था कि हम यहाँ पे अपना देखभाल करना चाहिए। तो एक चीज ये था। आपने ये भी क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के पास क्या है, जो प्रेशर के वजह से या जो भी। भारत के पास अभी कुल मिलाकर 1,60,000 तिब्बतन रेफ्यूजीज हैं, जो हम अभी तक कोई
उनके इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो हम पानी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये तिब्बत का पानी है, ये टिबेटन्स का पानी है ये। तो हम कुछ इसके बारे में कुछ नहीं किया कि उनको मोबिलाइज करें उसको। दूसरा, हम वर्ल्ड वाटर काउंसिल पे जा सकते हैं, क्योंकि 1924 में मेक्सिको कैलिफोर्निया के बीच में एक समझौता हुई, जिसमें हार्मोन डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो लोअर राइपेरियन स्टेट्स को उन्होंने कुछ राइट्स दिया अपर राइपेरियन स्टेट्स के ऊपर। तो ये अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम भी सोचा है कि इससे बड़ा जो स्टेट्स जैसा भारत है उसको भी कुछ नुकसान शायद पहुंचता है। तो हमने वर्ल्ड वाटर काउंसिल अभी तक पहुंचा नहीं। तीसरा, जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स पे, जैसे कि हम अभी प्रधानमंत्री थिएनचिन पहुंचेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज का भी एक बातचीत होती है। लेकिन कभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम पानी के जो मुद्दे अभी उठाए नहीं। तो हम उठा सकते हैं, ये नहीं है कि अगर ये सीपेक बहुत अहम बात प्रोजेक्ट्स आपने को कही कि हमें ध्यान खींचना होगा, हमें कहीं ना कहीं इसको चर्चा में लाना होगा। और ये जो तमाम काउंसिल हैं, बड़े मंच हैं, ये एक बहुत बड़ा मंच है जहां से ये डिबेट शुरू हो सकती है। एक चीज और प्रोफेसर, मैं कोंडापल्ली आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे मुद्दे में हमें किनको साथ में, मतलब आपको लग रहा है कि लाने की जरूरत है? मतलब इन मंच के अलावा अगर हम किसी तरह का प्रेशर क्रिएट कर पाए तो वो किन किन देशों से या किन किन अलाइज से हो सकता है? हम एक मल्टीलैटरल इनिशिएटिव लेना चाहिए। इर्तिश नदी कजाकिस्तान में पहुंचते हैं, तो कजाकिस्तान से हम बातचीत करना चाहिए। सुंघवा रिवर रशिया में पहुंचती है, तो रशिया से भी हम बातचीत करना चाहिए। मेकोंग रिवर कमीशन में चीन शामिल है, लेकिन कोई उन्होंने बयान नहीं दिया इसके बारे में। इरावदी, साल्विन, पूरा जो म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया, उसमें बहते हैं। ये जो यालुंग जाम्पो जो पानी तिब्बत से आ रहे हैं। और दूसरा, जो बांग्लादेश से भी हम समझौता करना चाहिए, और एक मल्टीलैटरल मंच को क्रिएट करना चाहिए, वाटर काउंसिल जैसा, ताकि लोअर राइपेरियन स्टेट्स का जो राइट्स हैं उसको मजबूत करे। तो हम ये करना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ डिस्कशन नहीं हुई। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। एक आखिरी सवाल के साथ नीरज, हमें ये बताइए कि रिकमेंडेशंस आपकी क्या क्या हैं? रिकमेंडेशंस प्रशांत, मैंने भी कल, जैसे कि कल एक इंडियन एक्सप्रेस में कल मेरा एक आर्टिकल आया था, मैंने उसमें भी यही चीज बताई थी। जैसे प्रोफेसर कोंडापल्ली ने कहा कि वाटर काउंसिल राइट्स को हमने अभी तक यूज नहीं किया हुआ है, बट जैसे कि इस सिचुएशन में हमारी जो एक स्थिति बनी हुई है वो एक लोअर राइपेरियन कम मिडिल राइपेरियन की ज्यादा है। तो इसी तरीके से मैंने जो सुझाव वहां पे दिए हुए हैं उसमें मैंने कहा है कि मिडिल राइपेरियन कंट्री की एक वॉइस में इंडिया एक ग्लोबल वॉइस यहाँ पे निकल सकती है, कि जो बाकी कंट्री को सपोर्ट करके एक ग्लोबल स्टैंड ले सकती है। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से चाइना भी अपने आप को एक ग्लोबल लीडर बताना चाहता है कि वो कितने मार्वलस हैं इन सारी टेक्नोलॉजीज को लेके। ऑल्दो उन्होंने प्रूव कर दिया है, और अब इस तरीके की सिचुएशन में भी अभी हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया को भी किस तरीके से ग्लोबल वॉइस मिडल राइपेरियन के केस में, क्योंकि हमने देखा है कि नाइल बेसिन इनिशिएटिव और जो मेकोंग रिवर कमीशन है, ये इनके भी कुछ सक्सेस जो मॉडल्स हैं, यहाँ से हम कुछ लेके वाटर के कंटेक्स्ट में इंडिया और बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में भी काफी चीजें यहाँ से लेके आ सकते हैं। सेकेंडली, मैंने एक और जो चीज इसके बारे में थॉट करी थी कि जैसे नेटो है, वैसे ही अगर हम साउथ एशिया, क्योंकि पूरा साउथ एशिया की आप स्थिति देख लीजिए, हर एक साउथ एशियन कंट्री में एक वाटर क्राइसिस एक बहुत ही बड़ा चैलेंज उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इसी तरीके से एक वो साउथ एशिया नेटो अगर बनाते हैं, या उसकी तरीके के एक फोरम बनाते हैं जिसका एक जो उसकी जो नींव है यूएन चार्टर की तरह दिखे, और सारी कंट्रीज को हम अगर इकट्ठा लेके आते हैं, इसमें इंडिया एक ग्लोबल एक्टर उभर कर एक नजर आ सकता है। तो इस तरीके की बहुत वैलिड पॉइंट। और शायद इस चर्चा का निचोड़ यही है कि हमें शायद इन सारी चिंताओं के लिए
पूरी दुनिया का ध्यान खींचना होगा, उस पर बहस थोड़ा और एग्रेसिव करनी होगी और हमारी प्रतिक्रिया में भी शायद दम होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया, हमारी रणनीति में भी एक तरह का असर दिखना चाहिए। टीवी की बाध्यता है, इससे ज़्यादा मैं इस चर्चा को आगे नहीं ले जा सकता, लेकिन अच्छी चर्चा रही। कोशिश यही की कि हर तरह से हर पहलू को छुआ जाए और समस्या ही नहीं, चुनौती ही नहीं, समाधान की ओर भी फोकस किया जाए। प्रोफेसर कोंडापल्ली, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। इसके अलावा मेजर जनरल एसबी अस्थाना, आपने अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज, थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा लगता है आपसे चर्चा करते हुए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमने अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ स्पॉटलाइट में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।